नमस्कार। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाई माही बैंक्वेट हॉल, निगहा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं देश की, बात करते हैं समाज की, बात करते हैं आपके शहर की। एक सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, हम लिए चलते हैं आपको बिहार की तरफ। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं बिहार में, लिहाजा बिहार सरकार ने आज ये ऐलान कर दिया कि 15 तारीख तक, 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा बिहार में। इसका विरोध विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं। आज सुबह से ही ट्वीट किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को पिछले 15 दिनों से ये कहा जा रहा था, अनुरोध किया जा रहा था कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन स्थिति अब बद से बदतर हो गई है, मामले काफी बढ़ चुके हैं। तब बिहार सरकार को लगा कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। इसका विरोध हो रहा है, लगातार बिहार सरकार के खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और दूसरे दलों के नेताओं की तरफ से भी लगातार ट्वीट किए गए आज सुबह से ही। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार में स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इसे देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। देश भर से हमारे पास जो खबर आ रही है बेहद चौंकाने वाली है और बेहद चिंतनीय है। लोग संक्रमित हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। पश्चिम बंगाल से भी जो खबरें आ रही हैं बेहद चिंतनीय है। इसी के बीच वैक्सीन लेने वालों का भी एक हुजूम उमड़ रहा है विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर। पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए लोग, लेकिन इस चक्कर में मारामारी की स्थिति भी पैदा हो जा रही है और लोग सरकारी नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। न तो ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क होते हैं और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। इस चक्कर में कहीं मर्ज और न बढ़ जाए। आपको हम दिखा रहे हैं ये सालानपुर के एक हेल्थ सेंटर का दृश्य है। यहां आज सुबह काफी तादाद में लोग पहुंच गए वैक्सीनेशन के लिए और इस चक्कर में यहां मारपीट की स्थिति भी पैदा हो गई। आपस में काफी विवाद भी हो गए और इस चक्कर में यहां दो पक्षों में झमेला हो गया। पुलिस को यहां आना पड़ा और पुलिस ने आकर मामले को शांत कराया, वरना स्थिति काफी बिगड़ सकती थी। आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन के चक्कर में, वैक्सीन लेने के चक्कर में लोग आपस में ही उलझ रहे हैं और मारपीट की स्थिति आ रही है और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। আমাকে বিএমও সাহেব ফোন করেছিল, কিছু প্রবলেম হচ্ছিল, লাইন নিয়ে মানে 3-4টা লাইন লেখা হয়ে যাচ্ছে, আলাদা আলাদা গ্রুপ লিখে নিচ্ছে। কাল থেকে আমাদের তরফ থেকে ছেলে বসাবো, বসিয়ে যেই লাইনটা লিখবে, যেই নাম্বারটা লিখবো ওই নাম্বারিং করে একটাই হবে, একটাই কাগজ হবে, একটাই যে নাম্বারটা আসবে ওই নাম্বার হিসাবেই চলবে। আর আমরা চেষ্টা করছি কি নাম আছে ভ্যাকসিনটা নেওয়া, যেরকম হেলথ সেন্টারগুলোতে দেওয়া হয়েছিল ওইখানে দেওয়া যাক, তো ভালো হবে। আমি একটা মিটিং করিনি, তারপরে আমি বলছি। অনেক বৃদ্ধ মানুষকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি কষ্ট করে আসছে ভ্যাকসিন নিচ্ছে, এই নিয়ে আপনার কি প্রতিক্রিয়া? ভ্যাকসিন তো নিতেই হবে, ভ্যাকসিন না নিলে তো অসুবিধা তো আছে, সবাই বুঝতে পারছেন। আজকেই এক্ষুনি একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কর্মী মারা গেল। এক্ষুনি আমাকে আধ ঘন্টা আগে খবর দিল, আধ ঘন্টা পরে বলছে মারা গেল লোকটা। এখনই আমি জোর বাড়ি থেকে এখনই অ্যাম্বুলেন্স করে দেখুন ঢুকেছে, এখানে নিয়ে এসছে। তো ভ্যাকসিন নিতেই হবে। ধরুন যেই হারে এটা বাড়ছে, কোভিড-19 যেভাবে হারে বাড়ছে, ভ্যাকসিন নিতেই হবে। সেকেন্ড ডোজটা নিজে আশা আছে কি মরাটা বন্ধ হবে, আমাদের মরবে না লোক। যেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কথা বলা হচ্ছে সেখানে এত ভিড় দেখা যাচ্ছে। আমি দেখছি এটা কাল থেকে কি করে ম্যানেজ করা যাচ্ছে, আমি চেষ্টা করছি এটাও কিভাবে মানে ম্যানেজ করে আমরা করব। চেষ্টা করবো কি না হোক এখানে ভিড়টা, চেষ্টা করছি আমরা অন্য জায়গায় কোথাও যেরকম হেলথ সেন্টারগুলোতে হয়েছিল ওইখানে আমরা। আচ্ছা, এটাকে পঞ্চায়েত ওয়াইজ যদি ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, ওটাই আমি আজ আলোচনা করে নিচ্ছি বিডিও ম্যাডাম সঙ্গে, প্রশাসনিক अधिकारी যে আছে ওদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি দেখছি अगर पंचायत वाइज हो तो पंचायत वाइज करो। अच्छा, वैक्सीनेशन का कोई अभाव है? अभाव अभी तक अभाव था, कल तक अभाव था, दिल्ली तक आने के बाद अब अभाव नहीं होगा, ये भी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतगणना का काम भी संपन्न हो चुका है और अब नई सरकार बनने जा रही है। कल यानी 5 मई को शपथ ग्रहण समारोह है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा काफी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, आगजनी की घटना हो रही है,
बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं और दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल पहुंच गए। पश्चिम बंगाल में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है वह कहीं से भी सही नहीं है। आजाद भारत में इस तरह की घटना मैंने पहली बार देखी है, ऐसा कहा जेपी नड्डा ने। आपको बता दूं, इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा अपने यहां पार्टी के नेताओं के साथ उन लोगों के घर पहुंचे, प्रताप नगर, पश्चिम बंगाल के प्रताप नगर में उन लोगों के घर पहुंचे जिनके घरों में लोग मारे गए थे और हिंसा के शिकार हुए। उनके परिजनों से मुलाकात की जेपी नड्डा ने। उनके साथ दिलीप घोष भी हैं और दूसरे नेता भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद हैं और जेपी नड्डा ने उन लोगों से आज मुलाकात की और उन्होंने साफ साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हिंसा के विरोध में खड़ी होने जा रही है और 5 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देशव्यापी आंदोलन। তুই তো এগিয়ে যাচ্ছিস, কি করবো বল? তোমার কাছে তুই ঢুকে যাচ্ছিস, কত জোর হয়েছে তুই ঢুকে যাচ্ছিস। ওই দেখ তোর পুরো ঢুকে রয়েছে, কি বলবো বল এবার? অপরাধ হচ্ছে এরা বিজেপি করেছে একটা সবাই। আর ক্যামেরাটা পেছাপ দিয়ে যাচ্ছে, মোবাইলে ঢুকে পাওয়া যাচ্ছে না। দাদা 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 একটুখানি সাইড, দাদা একটুখানি দাদা এসিটা দেখো। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बल्लभपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं देवाशीष, उनके घर में तोड़फोड़ की गई। ऐसा कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन्हें डर दिखाने की कोशिश की और ये खबर पाकर आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई नई विधायक अग्निमित्रा पाल यहां पहुंची, जो भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल कर चुकी हैं। और अग्निमित्रा पाल यहां पहुंची और अपने कार्यकर्ताओं से यहां मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अब तृणमूल कांग्रेस को आतंक बंद कर देना चाहिए, हिंसा बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने बार बार अनुरोध किया तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से भी अब हिंसा बंद करें, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, भाजपा के समर्थकों पर अत्याचार बंद करें। आप देख सकते हैं कि यहां अग्निमित्रा पाल पहुंची और अग्निमित्रा पाल ने जो पीड़ित व्यक्ति जो हैं उनके परिजनों से मुलाकात की उन्होंने और यहाँ के लोगों से कहा कि तृणमूल कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि अब हिंसा बंद किया जाए। और देखिए क्या कहा अग्निमित्रा पाल ने, सुनिए। बल्लभपुर में हम गए थे, उधर आपको मालूम है 2 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद से टीएमसी के जो कर्मी लोग हैं वो भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं उसके ऊपर हमला कर रहे, घर जला दिया जा रहा है और दुकान भी भांगचूर हो रहा है। ऐसा ही 2 कार्यकर्ता का घर ऐसा हम देखने के लिए आए थे। मैंने उसका घर और उसका पार्टी ऑफिस जो खिड़की है उसको कांच तोड़ के अंदर में पेट्रोल डाल के जला दिया गया, पार्टी ऑफिस भी जला दिया गया था। तो पुलिस कोऑपरेट कर रहे, पुलिस अरेस्ट भी किए हैं 2 जन को, बाकी को भी अरेस्ट कर लेंगे हम। ये जो कांड हो रहे, ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि इसको उनका लड़का लोग को बोलने के लिए कि संयत हो। वो अगर उन लोग संयत ना हो तो हमारा लड़का भी फिर हम ज़्यादा देर तक उनको पकड़ के नहीं रख पाएंगे। कि देखिए हम एक लिमिट तक हम ये मार खाएंगे, उसके बाद हम भी पलटा जवाब देंगे और अगर हम लोग फिर पलटा जवाब देंगे हमारा लड़का लोग तो फिर पश्चिम बंगाल में आग लग जाएगा। ऑलरेडी आग जल रहा है। तो इसलिए हम विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री को कि जितनी जल्दी हो सके आप एक स्टेटमेंट दीजिए, जैसे कि आपका कर्मी लोग को बोलिए काम होने के लिए, शांत होने के लिए। आप लोग जीते हैं, हम लोग इसका ये जो डिसीजन है जनता का ये हम लोग ले लिए हैं, हम लोग सम्मान करते हैं ये डिसीजन को। लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा माहौल हो रहा है, ऐसा माहौल
चारी पास में हो रहा है कि एक भय का माहौल, भीति का माहौल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिर से वो विरोधी शून्य राजनीति करने का कोशिश कर रहे माननीय मुख्यमंत्री, जैसे पंचायत इलेक्शन में हुआ था। ऐसा होना नहीं चाहिए। गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक विरोधी, स्ट्रॉन्ग विरोधी होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो। तो इसलिए हम विनती करेंगे, सब कोई शांत रहिए और ये संतरास, ये जो माहौल हो रहा है, ये जो भांगचूर, ये जो मारपीट का, इसको बंद करिए। थाना में आके आपको ऑफिसर से क्या सहयोग मिला? हम रानीगंज थाना अभी आए थे और यहाँ के जो आईसी साहब है उनको हम बोले हैं ये जो घटना हो रहा है 11 में उधर भी उत्तरपाड़ा में करीब 150 लड़का जमायत हुआ है टीएमसी का। उधर हमारा एक कार्यकर्ता है जिसका घर वो जलाने का शायद ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है, ऐसा हम सुनने में आया है। उसी के बोलने के लिए आए हैं और वो उधर फोर्स भी भेजे हैं। पुलिस प्रशासन को यही बोलेंगे, अब तक वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे में भी वो लोग अनबायस्ड होके जो करना है, नियम जो है, आइन जो बोलता है, उसी के हिसाब से आप लोग काम करिए, यही बोलना है। ঘটনা পরশুদিন রাত্রেবেলাতে কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতী ছেলে আমাদের যে এখানে পার্টি অফিস করেছে আমরা বিএমএসের ভারতীয় মজদুর সংঘের, সেই পার্টি অফিসটিকে দেয়াল লাফিয়ে ওরা ভাঙাভাঙি করে। তারপর আমরা বল্লভ ফাঁড়িতে আমরা জানাই। বল্লভ ফাঁড়িতে জানানোর পরে ওরা কী করে দুটো সিভিক পুলিশ যায়। কালকে আমরা ছিলাম না বাড়িতে, পরশুদিনও বাড়িতে ছিলাম না, আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছে বলে আমাকে বাইরে যেতে হয়েছে। কালকে ওই সুবিধা পেয়ে দুটো জানলা ভেঙে পুরো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে? ওটা আমার বাড়িতে লাগিয়েছে। কারা লাগিয়েছে? তৃণমূলের লোকরা। কেন লাগিয়েছে? যেহেতু আমরা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত আছি বলে। কি নাম আপনার? আমার নাম দেবাশিস চ্যাটার্জি। এবং সবসময় থ্রেট করে আর করে সব কিছু বলে। আবার আমাদের যে বাড়ির ফ্যামিলি তাদেরকে বলে বাইরে বেরোলে পরে রেপ করে দেবো। अग्निमित्रा पाल का एक तरफ कहना है कि उनके कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया, अत्याचार की गई, लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे संवाददाता ने तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रबोध राय से मुलाकात कर उनसे उनका बयान लिया तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, उनका कोई भी बुनियाद नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा ये किसी असामाजिक तत्व के लोगों का काम है, तृणमूल कांग्रेस के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। আপনারা জানেন যে আমাদের যিনি সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালে প্রেস মিট করে বলেছেন গোটা পশ্চিম বাংলাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে শান্তি বজায় রাখার জন্য। আমার যে অভিযোগ আপনাদের কাছ থেকে পাচ্ছি, বিজেপির যিনি বিধায়িকা তিনি নাকি এখানে অভিযোগ করে গেছেন যে বল্লভপুর অঞ্চলের কিছু বাড়িতে কিছু মানুষকে, বিজেপি সমর্থিত মানুষকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অত্যাচার হচ্ছে। এটা অসম্ভব ব্যাপার, সর্বৈব মিথ্যা কথা। এখানে কোনো রাজনীতির ব্যাপার নেই। ব্যক্তিগত যদি কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে, ব্যক্তিগত যদি কারোর সাথে কারোর ঝগড়া বিবাদ থেকে থাকে, সেইটাই পরিণতি হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে এগুলো কিছু হচ্ছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি, আমার কাছে খবর আছে এবং দায়িত্ব নিয়ে বলছি এখানে তৃণমূল দল কোনোভাবেই কোনো মানুষের প্রতি অত্যাচার করছে না আর করবেও না, আমাদের দলের নেই। আমার নামটা? প্রবোধ রায়, সাধারণ সম্পাদক, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। बांकुड़ा जिले में कोटलपुर से रानी बांध एक बस में सवार होकर जा रहे एक 23 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई और बस में ही उसकी मौत हो गई। इससे बस यात्री घबरा गए और उसे आनन फानन में उतारा गया और अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी मौत आखिर कैसे हुई और अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। बस में वह अपने परिवार के लोगों के साथ सफर कर रहा था, तभी अचानक उसके पेट में दर्द उठ गया और पेट में दर्द उठने के बाद आनन फानन में उसकी मौत भी हो गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस की मौजूदगी में उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया बांकुड़ा के सदर अस्पताल में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई।
কি দেখলেন এখানে এসে? এসে দেখলাম বাস থেকে দু তিনজন ব্যক্তি বাস থেকে নেমেছে। নামার পরে দেখলাম একটা ব্যক্তি অসুস্থ। তো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে আমরা এগিয়ে এলাম, একটু দূর থেকে তাদের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলছি যে ছেলেটার কি হয়েছে। তো ওরা বললো ওরা নাকি কতুলপুরে কাজে গেছিলো, কাজ থেকে আসার পথে হঠাৎ বাসেই মারা যায়। তো মারা যাওয়ার ফলে বাস থেকে নামিয়ে দিয়েছে, দিয়ে ওর বাবার সঙ্গে মানে কথাবার্তা বললাম যে বাড়ি কোথায়, বললো রানীবাঁধ সাইডে ওদের বাড়ি। তো মারা যাওয়ার ফলে মানে ওরা খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছে। এবার সেই ঢোলডাঙ্গা মোড়ে নামিয়ে দিয়েছে। আমরাও মানে এখন এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরাও খুবই একটা সংকটের মধ্যে আছি। এইরকমভাবে ফেলে রাখাও তো সম্ভব নয়। তার প্রশাসনকে জানানো হলো যে প্রশাসনের তরফ থেকে যেন এটা ব্যবস্থা করে, মানে সম্পূর্ণ পুলিশও এসে সহযোগিতা করলো। থানার থেকে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এসে লাশটাকে পাঠানো হলো আর কি লোকাল পুলিশে। আপনার নাম? লক্ষ্মীকান্ত গোড়াই। रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आ रही है। रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके में एक मां पर आरोप है कि उसने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी, अपने ही बच्चे की जान ले ली, अपने ही नवजात बच्चे की जान ले ली। आपको बता दूं कि बंबा कॉलोनी में एक मां बेटी पिछले काफी दिनों से रहती थी और इसी के बीच बेटी गर्भवती हुई और एक दिन पहले उसने बच्चे को जन्म दिया। एक दिन पहले उसने बच्चे को जन्म दिया और आज उसका बच्चा मृत पाया गया। लोगों का कहना है कि मां ने अपने बेटे की जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। इस तरह की चर्चा यहां हो रही है। बहरहाल इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि अगर मां ने अपने बच्चे की हत्या की है तो क्यों की है और आखिर किस वजह से की है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस भी लगी हुई है, पुलिस द्वारा भी इस बात की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन बहरहाल आपको बता दूं कि इस घटना से पूरे इलाके में काफी डर का माहौल है, काफी दहशत का माहौल है। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहां के लोगों से बातचीत भी की और इस संदर्भ में पूर्व पार्षद मोइन खान से भी बातचीत की। मोइन खान का कहना है कि दोनों औरतों का चरित्र भी संदेहास्पद था पिछले काफी दिनों से। अब क्या वजह है कि मां ने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी, इसकी तफ्तीश की जा रही है। लड़की अंदर में बंद थी, अब लड़के अंदर में क्या करता हम लोग नहीं जानते। क्या नाम है लेडीज का? क्या नाम है? लाली नाम। अच्छा, यहीं कितना दिन रहता था? मतलब लगभग यहाँ रहती, उसका माँ यहाँ रहता, कभी रहती कभी कहीं कहीं चले जाती, फिर ना कहीं रहती है। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है उनका? गुड़िया नाम। अच्छा, आज क्या घटना देखे आप लोग? आज देखे हैं वो भीतर में बंद थी। जब हम लोग जाने जमाई जब खुलवाए हैं तो अंदर में बोल रहा है कि हमारा बच्चा नहीं हो, बच्चा नहीं हो। जब हम लोग सब चिल्लाए, इतना औरत सब बोला है कि निकालो बच्चा है, तब उसका माँ आई है, तब बच्चा निकाल के दिखाया। तो क्या मारने का ये कर रहा है क्या बच्चा? बच्चा क्या किया भीतर में, हम लोग कैसे जानेंगे? अभी जो लेके गया देख के क्या लगा आप लोगों को? सिचुएशन तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बोले आदमी बोल रहा है कि हथौड़ी से उसको मारा पेट में। बच्चा तो देखिस नहीं उसको? नहीं देखिस नहीं, पर आदमी जो बोल रहा है तो वही बात सुन रहे हैं हम लोग भी। तो ऐसा जो घटना रमजान का दिन अपना अपना घर में बाबू, हम लोग का जाने किसका घर में क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो घटना आप लोग का बम्बो कॉलोनी मोहल्ला में घट रहा था, आप लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं? इनको यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ सब हटाना होगा। यहाँ इसका 3 दफा 4 दफा घटना घट गया, समझे ना। यहाँ पर रह करके हम लोग का नुकसान है, हम लोग का बाल बच्चा बेटा बेटी कैसे बिक्री करेंगे? सब जो घटना होगा तो क्या घटना घटा? अभी देखा कि एक बच्चा को लेके गया। हाँ, बच्चा को लेकर के गया, वो घर के नाक चिप दिया था। अच्छा, नाक चिपने के बाद ये वो पूरा छटपटा रहा, मर गया। अच्छा, समझ जाइए कि और उसके बाद ये उसको ले गया गया। हाँ, हम लोग तो इतनी देखे। और अच्छा, यहाँ उनका जो जिनका बच्चा हुआ उनका नाम पता है? नाम वही लाली से पुकार का नाम है। कितना सालों से वो लोग रह रहे हैं? सालों से तो लगभग वो तो रह नहीं रही है। 6 महीना ले आया है, फिर उसके बाद मैंने कभी आता है फिर कभी चल जाता है। तब ऐसा जो घटना घटा, आप लोग मोहल्ला वासी क्या डिसीजन ले रहे, क्या सिद्धांत ले रहे? रखना नहीं है मोहल्ला में। इस जगह का क्या नाम है? मामा कॉलोनी। आपका नाम? মোহাম্মদ মান্নান আনসারি। এই রানী বলে যে মেয়েটা এর বিয়ে হয়ে গেছে, তার স্বামীর সাথে থাকতো, তার মধ্যে কী হয়েছে ছাড়াছাড়ি
এখানে কিছুদিন আগে এসেছিল, তার বাদে আবার এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। তো একে আমরা ঠিকভাবে মানে করতে পারছি না যে মানে এই অ্যাকচুয়াল থাকে কোথায়, কি করে না করে, এইগুলো আমাদের নলেজের মধ্যে নেই। আমি জানি ওর মা এখানে থাকে, ওর মা খুবই গরিব। আমাদের সরকারি ভাম্পা কলোনিতে একটা রুম তাকে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তার মা থাকে। এবং এই মেয়েটার বিরুদ্ধে অনেক সময় অনেক কিছু শোনাও গেছে। তো আমরা এটাই চাইব যে যাতে কোনো রকম একটা না হয়। যদি সেরকম কিছু করে থাকে তাহলে তার একটা হবে। ये बच्चा को जो जान लिया ये गलत काम किया। जब बच्चा को तुम्हें दुनिया में लाना ही नहीं था तो पहले तुम इसका बहुत रकम का इस्तेमाल कर सकते थे समाज से बचने, अपने आप से बचने के लिए। लेकिन जो दुनिया में आने वाला बच्चा है उसको मारना ये तो एक तो खून करने का बराबर होता है। ये आईनी जो होगा ये उसका ऊपर में जो भी लगेगा आईनी वो होना चाहिए। देखो এটা তো একরকম সমাজ নষ্ট হবে। সমাজের কিছু লোক চায় যাতে আমরা শান্তিভাবে থাকতে পারি। ওই মেয়ে ছেলেটার জন্য যদি এরকম একটা কিছু উঠে আসছে তো ওকে এখানে না থাকাটাই আমি বলবো অনেক ভালো। আপনার নাম? আমার নাম মহিম খান, एक्स काउंसलर महीम खान, 35 नंबर वार्ड। पश्चिम बंगाल के कुल्टी थाना क्षेत्र के सागतोड़िया से पुलिस ने एक ट्रक पर लदे काफी संख्या में अवैध शराब की बोतलें बरामद कर ली और इस पर कार्रवाई की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये शराब की बोतलें कहां ले जाई जा रही थी और इस संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी उमर अली मुल्ला ने संवाददाताओं को बताया कि शराब की बोतलें मिली हैं जो अवैध थीं और इसका पता लगाया जा रहा है कि शराब की बोतलें कहां ले जाई जा रही थीं और इतनी संख्या में शराब की बोतलें किस वजह से कहां ले जाई जा रही थी। इस संदर्भ में बातचीत की गई। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राजन आपको विस्तार से बता रहे हैं। दवा लिया है आसानसोल से और वो लेके जाने वाला था रांची पर, तो रांची पर इसका हैंडओवर होने वाला था। अभी जो इनिशियल पूछताछ की हमने तो उसी यही पता चला। अब हम लोग और भी गहरे से उसको जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली कहाँ से आ रहा था, कहाँ पे जाने वाला था। कितना रुपए का शराब इसमें, कितना पेटियाँ शराब? इस पे करीबन 5 लाख का शराब है, 5 लाख रुपए का, और 220 पेटी के आसपास है, जिसमें पहले ही शराब की बहुत बड़ी तस्करी के लिए। अगर सेफ जगह होता तो फिर तो पकड़ा नहीं जाता। सेफ जगह नहीं है, इसीलिए तो हम लोग बार बार पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो एक जा रहा है ना संदेश कि ये सेफ जगह नहीं है। तो यही हमारा उम्मीद है और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग पकड़ सके। और यहाँ से तो वो रांची लेके जा रहा था एज पर द ड्राइवर। तो इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा हम लोग को, और भी अगर कुछ हो सकता है तो। ड्राइवर कहाँ का रहने वाला? ड्राइवर तो वो अपने नाम से और अपना पता से तो उसका पंजाब है घर, लेकिन वो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आया था ये काम को निपटाने के लिए। अभी हम खड़े हैं पश्चिम बर्दवान के कुल्टी थाना अंतर्गत सागतोड़ी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक वाहन खड़ा है। ये वाहन चेकिंग के द्वारा पकड़ा गया है और ये पूरा वाहन शराब से लदा हुआ था। सूत्रों के अनुसार बोला जा रहा है कि ये आसनसोल से रांची पहुंचाने का ये कार्यक्रम था, जो कि डिसरगढ़ चेक पोस्ट पे चेकिंग के दौरान इस ट्रक को पकड़ा गया। ये ट्रक पूरा शराब से लदा हुआ था। कोरोना महामारी को देखते हुए आसनसोल और आसपास के इलाकों में चलने वाली मिनी बसों को 7 मई तक बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 1 से 3 मई तक के लिए पहले बंद की गई थी तमाम बसें और ऐलान किया गया था कि 1 से 3 तारीख तक तमाम मिनी बसें बंद रहेंगी। आज आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन के महासचिव सुदीप राय ने ऐलान कर दिया कि अब 7 मई तक तमाम मिनी बसेस बंद रहेंगी। और इसके बाद यूनियन की तरफ से राजू अहलवालिया ने अपने बस कर्मचारियों के साथ एक आंदोलन शुरू कर दिया। इनका कहना है कि अगर इतने लंबे समय तक मिनी बसेस बंद रहेंगी तो बसों में काम करने वाले ड्राइवर्स और कर्मचारियों का क्या होगा। उनके सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और वह बेरोजगार हो जाएंगे और खाने के लाले पड़ जाएंगे उनके साथ। उन्होंने इस तरह से आंदोलन शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि राजू अहलवालिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बस यूनियन के नेता राजू अहलवालिया के नेतृत्व में यहां आंदोलन किया गया और
बस के कर्मचारियों के साथ उन्होंने यहां आंदोलन किया और बस के कर्मचारियों ने भी ये कहा कि इतने लंबे समय तक बसें बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मिनी बस के मालिकों ने 7 तारीख तक बंद का ऐलान कर दिया है। मिनी बस मालिक लोग बोलता है हम लोग कुछ बचता नहीं है। 720 रुपया 2 ट्रिप चलने के बाद यहाँ जमा हो जाता है और रात में 400, 450, 500 रुपया मिलता है। एक गाड़ी सब खर्च बात देकर दिन भर में आप सोचिए मोटा मोटी महीना में 30 से 35 हज़ार का मिनी बस मालिक रोजगार करता है मिनिमम। उसके बाद वेलफेयर का जो फंड का जो पैसा है वो भी श्रमिकों का नाम से काटा जाता है, वो भी श्रमिकों को नहीं मिलता। उस श्रमिक अगर बीमार हो रहा है तो उसका बिल लेके वो घूम रहा चक्कर काट रहा है और मालिक लोग ऐसा करता है। एसोसिएशन में जाते हैं, जो श्रमिक जाता है उसके साथ इतना खराब व्यवहार किया जाता है जिससे लगता है वो बहुत अन्याय कर। और यही वर्कर जो है मिनी बस का वर्कर, जो मिनी बस के मालिक को एक गाड़ी से 5 गाड़ी का मालिक बना दिया। लेकिन श्रमिक की जो अवस्था है आज तक वहीं की वहीं है। आप देखिएगा बहुत से श्रमिक मिनी बस श्रमिकों के मालिकों के शोषण के चलते अपने नौकरी छोड़ के चला जा चुका है। वेलफेयर में जो श्रमिकों का नाम था, जो डॉक्यूमेंट्स लेके जमा करता है, वेलफेयर लिस्ट में नाम होता है, उसमें 80% वर्कर अगर कोई मर जाता है तो बोलता उसका नाम उड़ा दिया था, बोलता उसका नाम नहीं है। तो कितना बड़ा ये लोग जो है, कुछ लोग जो मिनी बस मालिक लोग हैं, कितना बड़ा श्रमिकों के साथ शोषण कर रहे हैं, कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है। मिनी बस का वर्कर रिटायर हो गया, बूढ़ा होने वाला है, रिटायरमेंट एप्लीकेशन दिया कि हमको रिटायरमेंट का बेनिफिट दीजिए। अभी तक मेरे ख्याल से 6, 7, 8 महीना से 10, 12 लोगों को छोड़कर किसी को वेलफेयर का रिटायरमेंट पैसा नहीं मिला, वेलफेयर का पैसा नहीं मिला, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला। लड़की की अगर शादी है तो उसके लिए भी उसको दौड़ना पड़ेगा। 10 बार लड़की की शादी हो जाने के बाद उसको 5,000 मात्र मिलता है। फ्लाइंग क्रू के लिए कोई वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगाया गया है जहां कोरोना के वैक्सीन उन्हें लगाए जा सके। इसके विरोध में एयर इंडिया में काम करने वाले तमाम पायलटों ने काम बंद कर देने का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर कोई कैंप नहीं लगाया जाता है, वैक्सीन नहीं दिए जाते हैं तमाम पायलटों को, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह अपना काम बंद कर देंगे। इस तरह की बात आज यूनियन की तरफ से भी कही गई और ये साफ कर दिया गया कि बहुत जल्दी अगर इस पर फैसला नहीं लेती है सरकार, एयर इंडिया के पायलटों को अगर वैक्सीन नहीं लगाए जाते हैं तो काम बंद कर देंगे। उड़ानें भरने वाले तमाम फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर आती है। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। हम खबरें लेकर आप तक पल पल बने रहेंगे। हमारे साथ हर पल जुड़े रहें, पल पल जुड़े रहें। नमस्कार।